नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। क्योंकि संविधान का ऐसा ये सब्जेक्ट है कि बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन में इसके भी संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, एकदम आसान शब्द से समझेंगे ताकि दिक्कत ना हो, हम लोग पूर्ण से इसको समझ सकें। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि जो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है ये संविधान के कौन से भाग में है या कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो संविधान के 22 भाग होता है, तो चौथा भाग में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। दूसरी बात ये होती है कि जो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है ये क्या है। तो ये होता है कि जब संविधान लिखने क्रम में, जब शुरुआती दौर में जब संविधान लिखा गया तो उस समय सलाहकार थे, सलाहकार B.N. राव। तो B.N. राव ने, इन्होंने ये बताया कि संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक जो है कि 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक ऐसे मौलिक अधिकार होना चाहिए। यहाँ थोड़ा हम लिख रहे हैं, ऐसे मौलिक अधिकार होना चाहिए कि ये जो है कि सरकार को जनता के प्रति तुरंत लागू करना होगा और जो इसमें अधिकार होंगे वो तुरंत इसे एक्शन लेना होगा। और ऐसा सरकार नहीं करती है तो ये क्या है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक था, तो इसमें से 32 अनुच्छेद ऐसा है कि अगर जो मौलिक अधिकार जनता के प्रति जो लागू किया गया है अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता ने अनुच्छेद 32 के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो है कि अपील कर सकते 32 के माध्यम से, यानी जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनता ये अपील कर सकती है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है ये सरकार के द्वारा हनन किया जा रहा है। तो इसमें जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा और सरकार से जो है कि मौलिक अधिकार जो नियम है उसको तुरंत जो है लागू करवाएगा। तो ये जो है कि सलाहकार B.N. राव ने ये मौलिक अधिकार फर्स्ट को ये ऐसा बनाए थे। दूसरा का मौलिक अधिकार जो है कि 36 से लेकर के 51 तक बनाया गया था। तो इसमें यह था कि सरकार के माध्यम से, यानी सरकार के द्वारा जो जनता पे जो मौलिक अधिकार के माध्यम से जो किया जाएगा, तो इसमें अनुच्छेद 37 के माध्यम से ऐसा होगा कि ये प्रवर्तनीय नहीं होगा। मतलब आप जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं कर सकते हैं। अगर अपील नहीं करेंगे, सरकार अपने माध्यम से जितना उनका आर्थिक स्थिति होगा उसके तहत जो है कि जनता पर ये जो है कि प्रभाव डालेगी सरकार। तो ये जो है कि 36 का माध्यम से आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात जो है कि B.N. राव को ये बात माना गया कि पहला जो है कि 12 से लेकर के 35 के मध्य ये मौलिक अधिकार फर्स्ट बनाया गया। लेकिन मौलिक अधिकार सेकेंड के जगह इसको जो है कि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व बना दिया गया। क्लियर, एक बार और समझ लेते हैं। क्योंकि B.N. राव जो सलाहकार थे, इन्होंने अनुच्छेद जो है कि 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार फर्स्ट बनाया गया। तो मौलिक अधिकार फर्स्ट ये बात तो माना गया कि फर्स्ट बन गया, लेकिन जो 36 से लेकर के 51 तक बनाया गया तो इसको मौलिक अधिकार सेकेंड न मान करके ये जो है कि मौलिक अधिकार की जगह पे इसको क्या रख दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें दोनों में अंतर खासकर ये था कि इसमें जो है कि मौलिक अधिकार ये है कि जनता के प्रति जो मौलिक अधिकार है उसको जो है सरकार मानने के लिए बाध्य है। और ऐसा नहीं होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जनता ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये अपील कर सकती है कि जो है कि सरकार ने हमारा मौलिक अधिकार को हनन कर रही है। तो इस पर जो है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा और सरकार से जो है कि मौलिक अधिकार के बारे में जितना भी संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसको जो है कि लागू करवाएगा ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और क्या है कि दूसरा में ये था कि इस पर बाध्य नहीं है, सरकार इसमें बाध्य नहीं है। सरकार अपने माध्यम से, अपने आर्थिक स्थिति के माध्यम से जो है कि जनता के प्रति लागू होगा। इसमें 37 अनुच्छेद के तहत जो है कि जनता ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है कि अपील नहीं कर सकता है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो है कि मौलिक अधिकार 2 बना करके इसको क्या है कि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व बना दिया गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। और बात है कि अनुच्छेद क्या कहता है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 36, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अब मौलिक अधिकार के बारे में हम समझ गए हैं, पहले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है कि मौलिक अधिकार है। क्लियर। अब आते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, इसमें अंतर क्या है तो समझ लेते हैं। क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर के 35 तक था अनुच्छेद,
और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 लेकर के 51 तक। तो इसमें ये था कि एक केशवा चंद्र, याद रखें, केशवा चंद्र केरल राज्यवाद 1973। एक बार और लिख लीजिए कि केशवा चंद्र केरल राज्यवाद 1973 में, यानी जो है कि आपका सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि जो ये मौलिक अधिकार है यानी 12 से लेकर 35 तक, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। लेकिन क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में ये बताया गया कि नहीं, मौलिक अधिकार बड़ा नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़ा है। अगर सरकार को आवश्यकता पड़ेगा तो इसमें से जो मौलिक अधिकार है इसमें से 2-4 अधिकार हटा सकती है। अब अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकार के संबंध में ये बताया गया है कि जितने भी राज्य में परिवर्तन होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन जो मौलिक अधिकार है यानी 12 से लेकर 35 के मध्य, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 के माध्यम से जो है कि मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बताया गया कि नहीं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़ा है और आवश्यकता पड़ेगा तो मौलिक अधिकार में से छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो इन दोनों में टक्कर हो गया, न्यायालय में और सरकार में। लेकिन क्या हुआ, आपको जो है कि मीनर जो है कि मिक्सवाद 1980, मीनर मिक्सवाद 1980, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो इसमें ये बताया गया कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपने स्थान पे है और उसके बाद मौलिक अधिकार अपने स्थान पे है। दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में दोनों ही जनता के प्रति ही बनाए गए हैं। तो इसमें ये था कि जो है कि आपका मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में आप जो है कि कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन उसमें से कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये हो गया कि आप जोड़ सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। और बात है कुछ अनुच्छेद के बारे में जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। एक बार लिखते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। तो अनुच्छेद 36 और 37 ये दोनों क्या कहता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 36 और 37 क्या कहता है? 36 ये कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनका परिभाषा, राज्य की परिभाषा या जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो परिभाषा है, अनुच्छेद क्या है कि 36 में है। और 37 में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि 37 में ये है कि जो है कि ये जनता के प्रति ये बनाए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन अगर जनता के ऊपर अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता को जो है कि जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका है तो उस पर कोई परिवर्तनशील नहीं होगा, अनुच्छेद 37 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 ये है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, जैसे आपका राजनीतिक न्याय हो या धार्मिक न्याय या जो है आपका राजनीतिक, समझ लेते हैं, राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय और जो है कि धार्मिक न्याय। ये सरकार को कर्तव्य बनता है कि जो है कि राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय या धार्मिक न्याय, इस पर न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य बनता है, अनुच्छेद 38 के तहत। अब अनुच्छेद आते हैं 39, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 ये है कि हर एक क्षेत्र में जो है कि हर एक सम्मान का पूर्ति होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का एक समान होना चाहिए। ये नहीं है किसी के पास ज़्यादा जो है कि पूर्ति हो गया, किसी विभाग के पास कम हो गया। और समान काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। अब देखिए 39 में, अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है कि राज्य को ये होना चाहिए कि सामान्य काम का समान वेतन देना चाहिए सरकार को। ये जो है कि अनुच्छेद 39 कहता है। लेकिन देखिए क्या हो गया, अब 39 एक को जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? यानी संविधान के 42वें संविधान संशोधन, संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में एक इसमें 39 को जोड़ दिया गया। ये जोड़ दिया गया कि समय के अनुसार आपको जो है कि जो समान काम समान वेतन, ये सरकार अपने आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है कि अगर उसका आर्थिक स्थिति सही है तो आपका जो है कि समय आने पे आपको समान काम समान वेतन यानी आपको न्याय मिलेगा। इसमें है कि समय के अनुसार ये जो है अनुच्छेद 39 कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 40, ये क्या कहता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 40,
तो अनुच्छेद 40 ये है कि पंचायत, क्योंकि जो पंचायती जो है ग्राम जो पंचायत संघ का चुनाव होता है, तो पंचायत में ये था कि ये अनुच्छेद 40 में है कि सरकार अपने माध्यम से पंचायत कराएगी। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में या 1993 में, क्योंकि 92 में ये पेश किया गया था और 93 में लागू किया गया था अनुसूची 11 को। अनुसूची 11 में हम लोग पढ़े थे कि अनुसूची 11 में पंचायत को जो है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसको जो है कि 1992 में पेश किया गया और 93 में पास हुआ, तो इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी अनुच्छेद। तो वही इसका अनुच्छेद 40 में है। अब आते हैं अनुच्छेद 41, 42, 43, ये तीनों एक समान है। अनुच्छेद 41, 42 और 43 को एक साथ हम याद करेंगे। ये खासकर उतना नहीं है, क्योंकि इसमें यह है कि समय के अनुसार सरकार को जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है उसके अनुसार से जो है कि काम मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है तो उसके अनुसार से ये काम मिलना चाहिए। अनुच्छेद 41 के तहत 42 में ये था कि उसके समय अनुसार, मतलब जिस प्रकार से वो व्यक्ति है उसके नियमानुसार या उसके साहस के अनुसार जो है कि काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़ा व्यक्ति है उसको काम जरा बढ़ा दे दो तो नहीं कर पाएगा। तो ये जो है कि अनुच्छेद 42 के तहत। अब 43 के तहत ये होता है कि उसमें देखना है कि वो व्यक्ति काम अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसा काम दे दीजिए जो घर पे ही करके अपना जीवन जो है कि आर्थिक जीवन अपना व्यतीत कर सके। तो ये जो है कि अपना 43 हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 44। पहले हम लिख दिए हैं कि अनुच्छेद 44 का मतलब ये होता है कि आपका समान नागरिक संहिता, मतलब ये होता है कि हर एक जो देश में जो नागरिक है ये सब एक समान होना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि सबको एक नज़र से, मतलब एक ही नजरिए से सबको देखें। अब थोड़ा यह समझ लेते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में ये था, थोड़ा इसके बारे में हम पूर्ण रूप से समझेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 ये है कि 6 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा या स्वास्थ्य के जो जिम्मेवारी है सरकार को उठाना चाहिए। तो यहाँ शुरू में क्या था कि 6 यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है कि शिक्षा, कि 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं इसका शिक्षा और स्वास्थ्य का जो जिम्मेवारी है वो सरकार को लेनी है। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में यह था कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं इनका शिक्षा का जो समस्या था ये सरकार को, इसमें प्रावधान था आपका राज्य के नीति तत्व में। लेकिन ऐसा सरकार के ऊपर बात नहीं है कि वो जो है कि जिम्मेवारी ले सकती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं इसको सरकार जो है कि शिक्षा का जो है कि पूरा समस्या उठानी चाहिए। तो ये क्या हुआ कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में ये जो 14 वर्ष से कम बच्चों का जो शिक्षा का जो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में था इसको हटा करके अब मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। मौलिक अधिकार यानी 21 क अनुच्छेद में इसको सम्मिलित कर दिया गया कि जो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं इनका जो है कि जितना समस्या है पढ़ाई का ये सरकार उठाएगी। तो ये मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया कि वो पूर्ण रूप से सरकार को ये बाध्य है, उसको करना ही पड़ेगा। और इसमें ये बाध्य नहीं है कि आपका सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार अपना आर्थिक स्थिति के अनुसार ये जो है कि ये नियम लगाएगी। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आते हैं अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 भी है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो आपके देश में अनुसूचित जाते हैं जनजाति हैं तो इनके शिक्षा संबंधित या जो है कि स्वास्थ्य संबंधित ये अलग से प्रावधान होना चाहिए। तो ये जो है कि आपका 46 में है। अब आते हैं 47, 48, 49, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार हम समझते हैं। 47, तो 47 अनुच्छेद ऐसा है कि इसके बारे में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 47 ये जो है कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि जितने राज्य में या केंद्र में जो भी है नशीली पदार्थ हैं, जैसे आपका मंदिरा हो गया, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी हो गया, इसको सरकार हटा सकती है। तो ये अपना आर्थिक स्थिति के माध्यम से, अगर आर्थिक स्थिति सही है तो सरकार इस पर जो है कि 47 के तहत जो है कि दारू, मंदिरा, बीड़ी, सिगरेट हटा सकती है। अब क्या होता है कि अनुच्छेद 48 ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 ये है कि देश में जो है कि पशुपालन का जो है कि कार्य होना चाहिए, खास करके जो दुधारू पशु है तो उस पर ज़्यादा जो है कि आपको प्राथमिकता देना चाहिए। अब ये होता है कि अनुच्छेद 48 एक होता है कब, तो इसको कब जोड़ा गया
यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ दिया गया 48 क कि जो पर्यावरण का जो संरक्षण है उस पर खास करके सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये 48 क हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 49। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 49 थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद 49 में ये है कि स्मारक हो गया, जैसे आपका जो है कि धार्मिक स्थल हो गया, इस पर सरकार को पूरा ये होना चाहिए कि अपना उस पर संरक्षण रखें। अब आते हैं अनुच्छेद 50। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में ये है कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50, इसमें खासकर ये है कि आपका जो है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को जो है कि अलग रखना चाहिए। खासकर इसमें यह है कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों को जो है कि 50-50 यानी जो है कि अलग, याद करने के लिए हम 50-50 कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों को अलग। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो जो सरकार जिसका रहेगा उसी का सब रहेगा, यानी किसी पक्ष में न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुच्छेद 50 में यह है कि कार्यपालिका को और न्यायपालिका को दोनों को अलग रखा जाए। यहाँ तक हम समझ गए। अब लास्ट में आते हैं अनुच्छेद 51। तो ये होता है कि सब काम होने के बाद, ये सब काम होने के बाद जब आप सक्षम है, ये सब काम आपको पूर्ति हो गया, तो ये जो है कि 51 में ये होता है कि अब जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना जो है कि प्रोसेस करने के लिए 51 के तहत आप जो है कि अपना बता सकते हैं कि हम जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हैं। तो ये अनुच्छेद 51 होता है। तो ये जो है कि हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।